उत्तराखंड में 1800 लोग अब भी फंसे हुए हैं। ये लोग बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं। कल 720 लोगों को हर्षिल से बचाया गया था। खराब मौसम की वजह से आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के आसार कम हैं। उत्तराखंड सैलाब में आधिकारिक रूप से 4650 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3314 लोगों की शिकायतें रुद्रप्रयाग में और 1024 लोगों के लापता होने की शिकायतें देहरादून में की गई। यूपी के मंत्री आजम खान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी पर उत्तराखंड सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आजम के मुताबिक आपदा के 6 दिन बाद तक राज्य सरकार प्रभावित लोगों तक राहत नहीं पहुंचा पाई। उत्तराखंड के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए एयरफोर्स जवान डेरिल कॉस्टेलिनो का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। उनका मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे दूसरे जत्थे को पहलगाम बेस कैंप में रोका गया था। कांग्रेस ने 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। नए पदाधिकारियों के साथ राहुल गांधी की ये पहली औपचारिक बैठक है। पेट्रोल महीने भर में तीसरी बार महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत ₹1.82 प्रति लीटर बढ़ गई है। डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ते रुपए की वजह से कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। क्रिस गेल की तूफानी सेंचुरी के दम पर ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। गेल ने 9 चौके 6 छक्कों की मदद से 89 गेंदों में शतक बनाया। मुंबई में तेज रफ्तार कार से हुई टक्कर में एक पुलिस वाले की मौत हो गई है। हादसे में एक पुलिसकर्मी और 3 दूसरे लोग घायल हुए। कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को अब एफिडेविट देना होगा कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं करेंगे। रामजस कॉलेज में ये एफिडेविट सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी देना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं हूं रुमाना इसार खान। उत्तराखंड में तबाही के 13 दिन बाद, जी हां, तबाही के सैलाब को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी देश के कोने कोने में हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्हें अपनों की तलाश है, इंतजार है एक अच्छी खबर का। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4000 से ज्यादा लोग लापता हैं। तो आखिर क्या है इन लोगों का हाल, कैसे पूरी होगी भटकते हुए लोगों की तलाश, ये बड़ा सवाल है। तो उत्तराखंड में तबाही के 13 दिन बाद भी 1800 लोगों की जान आफत में फंसी हुई है। इनमें ज्यादातर लोग बद्रीनाथ और उसके आसपास के इलाकों के हैं। मौसम अगर ठीक रहा तो इन सभी को आज निकालने का काम किया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 882 लोगों की मौत हो चुकी है और 4650 लोग लापता हैं, जिसमें से 3314 शिकायतें रुद्रप्रयाग में और 1024 शिकायतें देहरादून में दर्ज कराई गई हैं। हालांकि अब तक 1,05,412 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन चिंता इस बात की कि उत्तरकाशी में अभी भी गंगा की जो सहायक नदियां हैं उफान पर हैं। राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। और आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के करीब 22,000 गांवों में से 2400 तो पूरी तरीके से तबाह हो गए। लाखों लोग प्रभावित हुए इस सैलाब की वजह से। और इस बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम केदारनाथ जाने की तैयारी में है। इस टीम में 5 सदस्य होंगे जो केदारनाथ मंदिर के नुकसान और उसे फिर से जीर्णोद्धार पर अपनी रिपोर्ट देंगे। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तबाही के 13 दिन हो चुके हैं और अभी भी अपनों की तलाश जारी है। इंतजार लोगों का अपनों के लिए। और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे जी मीडिया संवाददाता नरेश तोमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश, ये पहले सरकारी आंकड़े जो सामने आए हैं जो बता रहे हैं 842 लोगों की मौत हुई है और 4650 शिकायतें। क्या लापता जो लोग हुए हैं उससे संबंधित शिकायतों का ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है? हाँ, देखिए, अभी जो है कुछ दिन पहले डीजीपी ने कहा था कि जितने भी प्रदेश के थाने किसी में भी आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसमें जो है 3314 जो है जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है वो रुद्रप्रयाग में हुई है और 1024 जो रिपोर्ट दर्ज हुई है देहरादून के थानों में हुई है। आगे भी आंकड़े बढ़ सकते हैं, काफी आंकड़े बढ़ सकते हैं। अभी भी लोग जो है अपनों की तलाश में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल तो रुद्रप्रयाग और देहरादून में जो शिकायतें लिखवाई गई हैं ये उसी का आंकड़ा है सामने आया है और यही 4650
650 तक पहुंच चुका है आंकड़ा उन लोगों का जो लापता हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हैं हरीश रावत उत्तराखंड में, उन्होंने माना इस बात को कि प्रदेश में जो आपदा आई उससे निपटने में उनका तंत्र सक्षम नहीं था। अपने तरीके की एक बहुत ही भीषण तबाही थी और इसकी व्यापकता बहुत बड़ी थी, और ऐसी तबाही के समय में और ऐसी आकस्मिक स्थिति से निपटने में हमारा जो तंत्र है वो दक्ष नहीं था। ये तो हम सब कबूल करते हैं उस बात को, लेकिन जितना बेस्ट हो सकता था ऐसे में जिस तरीके से कदम उठाए जाने थे वो कदम उठाए गए। तो सुनिए, आपने केंद्रीय मंत्री हरीश रावत की बात। कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो आपदा आई उससे निपटने में जो पूरा तंत्र था वो सक्षम नहीं था। 4650 लोग लापता हैं। ये वो शुरुआती आंकड़ा है लापता लोगों का जो सामने आया है। रुद्रप्रयाग और देहरादून में जो शिकायतें दर्ज की गई हैं उसी के आधार पर सरकार की तरफ से यह आंकड़ा सामने किया गया है। तबाही के 13 दिन गुजर चुके हैं और अपनों की तलाश में लोगों की आंखें जैसे पथरा सी गई हों। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 842 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,05,412 लोगों को बचाया गया है और 1800 लोग अभी भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। और ज्यादातर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के आसपास इलाकों में ही ये लोग फंसे हुए हैं। अगर मौसम का मिजाज सही रहा आज तो फिर इन तमाम लोगों को आज ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, वरना तो फिर ये बचाव कार्य एक दिन और आगे बढ़ सकता है। तो 1800 के करीब लोग जो अभी भी प्रदेश में जहां तहां फंसे हुए हैं और 4650 लोग अभी भी लापता है। इस बीच देहरादून के अस्पताल में भर्ती 3 साल की गुड़िया की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार गुड़िया के घर वालों की तलाश करेगी और जब तक गुड़िया के मम्मी पापा नहीं मिल जाते सरकार बच्चे की देखभाल करेगी। कम से कम 6 महीने तक किसी को भी गोद नहीं लेने दिया जाएगा गुड़िया को। देहरादून अस्पताल में भर्ती गुड़िया को अपनों की गोद का इंतजार है। गुड़िया बार बार अपने माँ बाप को ढूंढ रही है, उन्हें बुला रही है। गुड़िया को अस्पताल में भर्ती हुए 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक घर वालों का कोई पता नहीं चल पाया है। अब राज्य सरकार ने 3 साल की मासूम गुड़िया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। गुड़िया के घर वाले जब तक नहीं मिलते सरकार ही उसकी देखरेख करेगी। तो बच्ची ठीक नहीं होती, फिर केयर में रखेंगे, लेकिन अडॉप्ट नहीं करने देंगे किसी को 3-4-5 महीने तक, जब तक कि पूरी एक्सरसाइज न करें। जिस वक्त उत्तराखंड में कुदरत का कहर बरप रहा था, लोग जान बचाकर भाग रहे थे, तभी मासूम गुड़िया गौरी कुंड में जख्मी हालत में मिली। साथ में कोई नहीं था, लोगों ने अस्पताल पहुंचाया था। सबसे पहले गुड़िया की खबर दिखाने के बाद से जी मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि कोई इस मासूम को पहचाने ताकि उसे घर तक पहुंचाया जा सके। इसलिए हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि मासूम गुड़िया इस वक्त देहरादून के जिला अस्पताल में भर्ती है। अगर आप इसे पहचानते हैं तो हमारी मदद कीजिए, हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए और इस बच्ची के बारे में कोई भी जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। गुड़िया के अलावा सरकार उन सभी मासूम बच्चों की लिस्ट तैयार करा रही है जो कुदरत के कहर में अपनों से बिछड़ गए हैं, ताकि उन्हें पूरी मदद दी जा सके। नरेश तोमर, जी मीडिया, देहरादून। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पार्टी के नए पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यह बैठक 2014 लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए की जा रही है। साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव पर भी विचार विमर्श हो रहा है। संगठन में हुए फेरबदल के बाद कांग्रेस की यह पहली औपचारिक बैठक है। और चर्चा के लिए हम सीधे रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता दिनेश शर्मा इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, क्या शुरू हो गई ये बैठक?
जी बिल्कुल, 2 घंटे करीब 2 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए और ये कहा जाए कि पहली बैठक है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नए महामंत्रियों, सचिव और दूसरे पदाधिकारियों के बाद, जिसमें कि सबसे पहले ये कहा जाए कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है 4 राज्यों में, उस पर चर्चा होगी। उसके लिए रणनीति क्या सबके एक तरह से कहा जाए कि विचार है, उस सब पर बातचीत होगी। और दूसरा जो लोकसभा चुनाव है 2014 का, उसके लिए महासचिवों और सचिवों से बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो दिनेश, मुद्दा बड़ा है, 2014 लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी आने वाले राज्यों में जो होने हैं, सभी पर ये माथापच्ची 2 घंटे हो गए, क्या लंबी चलने के आसार है? ये देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस के लिए भी 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। उसके लिए कमर कसने की एक तरह से बात की जाए, उसकी रणनीति उस पर चर्चा इस बैठक में होगी। और दूसरा, खास तौर पर जिस तरह से गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले वक्त में अपने सामने जो भी चुनौतियां इस वक्त कांग्रेस को नजर आ रही हैं, उन्हीं सबका हल ढूंढने के लिए ये बैठक जो पिछले 2 घंटे से जारी है, राहुल की क्लास के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हलफनामे के जरिए छेड़छाड़ रोकने की कोशिश। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के ही नहीं, अब लड़कियों को भी लिखकर देना होगा कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं करेंगे। रामजस कॉलेज में लड़कों के साथ साथ लड़कियों से भी बाकायदा स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट देने को कहा जा रहा है। और ये एफिडेविट सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं देना है, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी देना है। रामजस कॉलेज में दाखिला लेने आई लड़कियां परेशान हैं। परेशानी एडमिशन को लेकर नहीं, बल्कि एडमिशन के लिए जरूरी एक एफिडेविट को लेकर है। डीयू के मशहूर कॉलेज रामजस में दाखिला उसी को मिल सकता है जो स्टैम्प पेपर पर ये लिख कर दे कि यहाँ पढ़ाई के दौरान वो किसी का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा या करेगी। लड़कियों को ये शर्त अजीबोगरीब लग रही है। मेनली बॉयज से लेना चाहिए, लड़कियों से लेने का कोई मतलब ऐसा ही होता नहीं है। एंड बट बेसिकली वो एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर बोल रहे कि आपको देना है तो देना, उसके बिना वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। हालांकि कॉलेज को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। कॉलेज के मुताबिक लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी ऐसे काम कर सकती हैं, इसलिए ये गारंटी तो देनी ही होगी। ये हैरेसमेंट सिर्फ लड़के लड़कियों को कर सकते हैं, लड़की लड़कियों को कर सकते हैं, लड़कों को कर सकते हैं, लड़कियां लड़कों को कर सकते हैं। ये हमारी मानसिकता थोड़ा सा हमें बदलना चाहिए। तो ये प्योरली हमने जेंडर इक्वालिटी और उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमने ये यूनिफॉर्मली रखा है। ये एफिडेविट सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं देना है। इस कॉलेज में दाखिला चाहिए तो स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी इसी तरह का एफिडेविट मांगा जा रहा है। स्टूडेंट्स जिसे फिजूल की औपचारिकता बता रहे हैं, कॉलेज उसे जेंडर इक्वालिटी से जोड़कर देख रहा है। लेकिन इस औपचारिकता की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और जी मीडिया पर आगे आपको दिखाएंगे पेरू में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे भिड़ गई मॉडल्स। और अब नजर डाल लेते हैं दुनिया की खबरों पर भी। सीरिया में विद्रोहियों ने डेरा में सेना के चेक पोस्ट पर कब्जे का दावा किया। इंटरनेट पर जारी हुए वीडियो में दिखाया सेना की 2 इमारतों को किस तरीके से गिराया गया है। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच मार्च 2011 से जारी संघर्ष में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और अब जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे बॉक्सिंग का नजारा देखने के लिए मिला, आप खुद देख सकते हैं इन तस्वीरों में। दनादन बॉक्सिंग का ये नजारा पेरू में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान, जहां मिस गे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। बड़ी धूमधाम से हो रहे इस शो में नतीजों का ऐलान होने से पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन नतीजे घोषित होने के बाद मिस गे 2013 से रनर अप भिड़ गई और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है।
और पेरू में ही फाइट की एक और तस्वीर सामने आई, लेकिन ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बॉक्सिंग नहीं बल्कि बुल फाइट की है, जिसमें बुल फाइटर की जान पर बनाई थी। ये तस्वीरें देखिए किस तरह बुल फाइट के दौरान किस तरीके से बुल भड़क गया और फिर फाइटर को ही उसने धो डाला। और जी मीडिया पर आगे देखिए हीरोइन नंबर 1।